नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। 4 बजे की पहली खबर होगी पीएम मोदी की बड़ी घोषणा को लेकर, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश भर में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए हैं। दूसरी बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल मच गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। तीसरी बड़ी खबर है सलमान खान से जुड़ी हुई, जहां मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान और एक्टर सलमान खान को धमकी देने वाले एक आरोपी को मुंबई की पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। वहीं चौथी बड़ी खबर है अमेरिका चुनाव से जुड़ी हुई खबर है, जहां अमेरिका में चुनाव से ठीक 7 दिन पहले 2 जगहों पर बैलेट बॉक्स में आग लगने की घटना सामने आई है। पहला मामला वॉशिंगटन के वैंकूवर का है, जहां बैलेट बॉक्स में आग लग गई। इस चारों खबरों को हम विस्तार से तफसील से आपको बताएंगे। ये वो खबरें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, आपसे जुड़ी हुई खबरें हैं। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है, वहीं गाजियाबाद कोर्ट में जमकर हुई है हाथापाई बदसलूकी। तीसरी खबर सलमान खान से जुड़ी खबर है, जहां पर एक आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं चौथी खबर अमेरिकी चुनाव को लेकर है, जहां पर कुछ बैलेट बॉक्स के जलने की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश भर में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। पीएम ने दिल्ली की एम्स से वर्चुअली 18 राज्यों में हेल्थ सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग की है। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज को विस्तार दिया गया। अब इसके तहत 70 साल और उसके ज़्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके साथ उन्होंने ऋषिकेश एम्स से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर से बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चले कि आपको कष्ट है, लेकिन मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। कारण है दिल्ली और बंगाल की सरकार वो इस योजना से जुड़ नहीं रही है। भैया उधर पानी। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। तो 12,850 करोड़ की जो स्वास्थ्य परियोजनाएं हैं, उसका मोदी ने सौगात दी है। 70+ के जो बुजुर्ग हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है, लेकिन दिल्ली और बंगाल इस प्रोजेक्ट में नहीं है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, 12,850 करोड़ की जो स्वास्थ्य जो प्रोजेक्ट है उनकी शुरुआत तो की गई है, लेकिन इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली और बंगाल इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ा है, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया। कैसे देखते हैं आप इसे?
बिल्कुल, देखिए लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। गैर बीजेपी शासित राज्य हैं दोनों। पंजाब का भी जिक्र उन्होंने किया आनंद जी, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और तीनों राज्यों में जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। कई योजनाएं लंबित हैं जो राज्यों में लागू नहीं कर रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं हैं और उन्हीं में से एक है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें अभी अपग्रेड जो वर्जन आज लॉन्च किया गया है, जहां पर 70 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज जो है वो सरकार की ओर से चिन्हित अस्पतालों में मिल सकेगा। लेकिन इस योजना को लागू नहीं किया है पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज इस योजना की लॉन्चिंग की तो अपने भाषण में काफ़ी दुखी दिखाई दिए। उन्होंने जिक्र किया, माफ़ी मांगी बुजुर्गों से त्यौहार के दिन और कहा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूंगा, आपको जो है वो केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर उन्होंने कोट भी किया है, जिक्र भी किया है कि जो दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारें हैं वो सहयोग नहीं कर रही हैं, अपने अपने राज्यों में जो इस तरीके की योजनाएं लागू नहीं कर रही हैं और यही वजह है कि बुजुर्गों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि इस तरह राजनीतिक द्वेष भावना से काम करना और बीमार व्यक्तियों की मदद ना करने देना कहीं ना कहीं पाप है। तो त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन बड़े दुखी दिखाई दिए। सीधा निशाना दोनों राज्यों की सरकारों पर उन्होंने लगाया है। मध्य प्रदेश के जो मंदसौर, नीमच और सिवनी में जो 3 मेडिकल कॉलेज है उनका भी उद्घाटन किया गया है, जिसे लेकर काफ़ी उत्साह है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए हर ज़िले में जो है वो मेडिकल कॉलेज खुले। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना बनाई थी और अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो आधे से ज़्यादा ज़िलों में मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला रखी जा चुकी है। 3 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत आज से हो गई है। 3 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी है, यानी 6 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और जो राज्य सरकार की योजना है उसके मुताबिक अनंत जी 2027 तक मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। मेडिकल कॉलेज खोलने से न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोगों को सस्ता और मुफ्त इलाज मिल सकेगा, तमाम योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, बल्कि रोजगार भी जनरेट होंगे। और यही वजह है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अग्रणी कार्य कर रही है और उसी श्रेणी में ये बड़ी योजना जो है वो मील का पत्थर इन जिलों के लिए साबित होगी। क्या इसकी जो योजना की लॉन्चिंग है, क्या इसका कोई चुनावी एंगल हम निकाल सकते हैं क्या इसमें? क्योंकि जो उसकी टाइमिंग है, अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव भी होने हैं और कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं जिसमें मध्य प्रदेश में शामिल है, तो इसकी टाइमिंग पर कोई सवाल है क्या? अनंत जी है, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि देखिए त्योहारों पर कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी है। उन्होंने कभी इस तरीके का जिक्र नहीं किया। पहली बार उन्होंने 2 सरकारों को सीधे आड़े हाथ लिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों की 49 सीटों पर जो उपचुनाव चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे दोनों राज्यों की सरकारों के बहाने जो है दांव लगाया है और ये जाहिर किया है कि देखिए जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां राज्य और केंद्र की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, सीधा इशारा यही है कि झारखंड और महाराष्ट्र में यदि जो जनता है वो बीजेपी की सरकार देती है तो केंद्र की योजनाओं का लाभ उनको सीधे तौर पर मिल सकेगा। अगर गलती से कांग्रेस समर्थित दलों की सरकार आ जाती है तो फ़ायदा लेने में कहीं ना कहीं मुश्किल होगी और नुकसान जनता का होगा। ये बात, सीधा संदेश जो है वो आज प्रधानमंत्री देते हुए अपने भाषण में नजर आए हैं। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है 70+ के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 5 लाख के जो हेल्थ का जो उनका बीमा है और जो उनका इलाज होगा वो मुफ्त हो सकेगा। लेकिन इसमें सियासत भी देखने को लगातार मिल रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वो दिल्ली और बंगाल की जनता से, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उसकी सेवा नहीं कर पाए, और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया है वहाँ की सरकारों पर। तो जाहिर सी बात है सियासत इसमें भी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां के गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। इसके बाद वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। जज पर कुर्सियां फेंक दी गईं। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज करके खदेड़ा है। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। ये तस्वीरें देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर जमकर बवाल मचा है।
जिला जज की कोर्ट में गाजियाबाद के आपको बता रहे हैं, जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हो गई। इसके बाद वकीलों ने हंगामा कर दिया, जज पर कुर्सियां तक फेंकी गईं। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस कोर्ट में तोड़फोड़ कर दी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, ये जो जिला कोर्ट है ये बिल्कुल आज अखाड़े की तरह नजर आया, जहां पर वकीलों ने जो वहां के जज है उन पर कुर्सियां फेंकी, जमकर बवाल मचा। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल आनंद जी, हालांकि देखिए पुलिस लगातार यहाँ प्रयास कर रही है सभी दोनों गुटों की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है अधिवक्ता के अंदर जो आक्रोश है वो साफ तौर पर रोड पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देखिए अग्नि की तस्वीरें साफ तौर पे आई, जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें आई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की बातें सामने निकल के आ रही है, तो इसको कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के जो आला अफसर है वो लगातार स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अभी तनावपूर्ण है, क्योंकि अगर गाजियाबाद के साथ साथ में मेरठ में भी देखिए इसी तरह जो वकीलों का जो नाराजगी है वो भी साफ तौर पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हालांकि देखिए स्थिति को सामान्य करने में लगातार अभी पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि देखिए कई आईपीएस और सीनियर अधिकारी वहां पर मौके पर आ गए हैं और लगातार जो वकीलों को राशिद इसकी वजह क्या है? जरा इसकी वजह जानना चाहूंगा मैं कि इसकी वजह क्या कि इतना उग्र प्रदर्शन और वहां पर झड़प देखने को मिली है। देखिए आनंद जी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से जो वकील हैं नाहर सिंह, उनका जो है किसी एक केस को लेकर, केस को ट्रांसफर करने को बात को लेकर उन्होंने जिला जज अनिल सिंह के पास गए। उसमें किसी दौरान हालांकि जो बातचीत निकल कर सामने आ रही है कि कोई बहसबाजी हो गई इसको लेकर, क्योंकि जो वकीलों का दो गुट है वहां पर चलता है, तो एक गुट के अंदर किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई। वहां पर जब बहसबाजी के दौरान जिला जज साहब ने जब हस्तक्षेप किया तो उसमें गाली गलौज चालू हो गई और वहां पर तमाम तरह की उसके बाद से जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं देखिए एक न्याय के मंदिर के अंदर की वो घटना कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि जाहिर सी बात है उसके बाद कुर्सियां चली, गाली गलौज चली। और उसके बाद हालांकि जो कोर्ट परिसर में जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद होते हैं वो हालांकि जो है सुरक्षा व्यवस्था को संभालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वकीलों की जो तादाद थी वो कहीं ना कहीं से लगभग ज्यादा थी। तो इसको लेकर बाहर से फोर्स मंगाई गई, पीएससी मंगाई गई और लगातार इसकी जो है वहां क्या कोई इसमें इस झड़प में कोई घायल भी हुआ है वकील? देखिए नाहर सिंह की तरफ से लगातार जो आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज की उसमें कई महिला अधिवक्ता के साथ में कई वकीलों को चोट भी आई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जिस तरह से देखिए पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि जाहिर सी बात है जिला जज के ऊपर इस तरह के अगर हमला होता तब भी पुलिस दोषी होती है और ऐसे में पुलिस कंट्रोल कर रही तो भी पुलिस दोषी है। तो अब कहीं ना कहीं से पूरे मामले को लेकर हालांकि जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और लगातार जो हिंसक वकील जो हिंसक उतारू हैं उनको समझाने का प्रयास कर रही है, उनको किसी तरह कंट्रोल करने का काबू कर रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए कहीं ना कहीं से साफ तौर पर देखिए आनंद जी निकल के आती हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा हो चुका है, ये कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी रायबरेली के अंदर भी देखा गया था, जिला जज और वकीलों में बहस हो गई थी। हालांकि वहाँ समय रहते ही कानून व्यवस्था संभाल ली गई थी, लेकिन जिस तरह से आज गाजियाबाद की जो स्थिति हुई कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं से वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिला जज के पास जाने का जिस तरह से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होती है, काफी पुलिस पर्याप्त होती है, पीएससी गाड़ियां होती हैं, वो सब चीजें को कमियां आज मौके पर देखी गई थी, जिसकी वजह से जो बाहर चौकी बनी थी वो भी कहीं ना कहीं वकीलों ने फूंक दिए। हालांकि देखिए स्पष्ट तरीके से जो आरोप देखिए आनंद जी जो अभी लग रहे हैं, जिस तरह से देखिए कि जज साहब से जो अब गाली गलौज हुई है, गाली गलौज दोनों तरफ से आई है। हालांकि तस्वीर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह से जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस पर बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका साफ कहना है कि मामला जज और वकीलों के बीच अगर हम लोग अगर किसी भी तरह का बयानबाजी देते हैं तो ये मामला कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर आएगा। इसलिए पूरी राशिद, लेकिन ये जो मामला है मामला इतना संगीन तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो नाहर सिंह यादव है उन्होंने जज से व्यक्ति की किसी जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ा मामला था नहीं जिस पर इतना विवाद हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आनंद जी अभी सिर्फ आकलन ही, क्योंकि जाहिर सी बात है नाहर सिंह ने जो हिसाब से आरोप लगाया उन्होंने केस ट्रांसफर की बात कही, लेकिन जो अभी कुछ और वहां पर बातें निकल कर आ रही है कि किसी संगठन की, क्योंकि वकीलों में जो दो गुट होते हैं, एक गुट की शिकायत लेकर जज साहब के पास पहुंचे तो उसमें बात विवाद पड़ गया। हालांकि अभी स्पष्ट तरीके से आनंद जी अभी ये निकल कर नहीं आ रहा है कि आखिर मामला किस बात को लेकर आगे बढ़ा है, क्योंकि देखिए अभी हिंसा का माहौल है तो कोई अभी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। अब स्थिति सामान्य होने के बाद ही स्पष्ट तरीके से जब पुलिस की जांच होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सब निकाले जाएंगे, उसके बाद जांच के बाद ही स्पष्ट तरीके से निकल के आएगा
कि गलती किधर से आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि न्यायाधीश है वो, तो जाहिर सी बात है जज साहब तो कोई ऐसा फैसला नहीं करने वाले होंगे। चलिए ठीक है राशिद जी, आप इस खबर पर आप नजर बना कर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुनवाई के दौरान हुई है झड़प, पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को खदेड़ दिया है। गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज पर कुर्सियां फेंकी गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हंगामा वहां मचा है। कोर्ट में जिला जज पर कुर्सियां फेंकी गई, सुनवाई के दौरान झड़प। अब गाजियाबाद के बाद चलते हैं मुंबई, जहां पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान और एक्टर सलमान खान को धमकी देने के आरोपी युवक को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मोहम्मद तैयब के रूप में की गई है। एसीपी नोएडा प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद तैयब मूल रूप से यूपी के बरेली का रहने वाला है। अभी दिल्ली में ज्योति नगर में अपने चाचा के पास रहता था। पिता का नाम ताहिर है, वह बरेली में सिलाई का काम करते थे। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसकी पूरी जांच की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राशिद, ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला है और अब एक और जो है गिरफ्तारी की है मुंबई पुलिस ने नोएडा से। अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल आनंद जी, क्योंकि जिस तरह से 25 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के लड़के जिशान सिद्दीकी के जो है ऑफिस में एक मैसेज आया था और मैसेज में साफ तौर पे लिखा था कि सलमान खान को और तुमको जान से मार देंगे रंगदारी अगर नहीं मिली तो। इसको लेकर बाबा जिशान सिद्दीकी के कर्मचारी ने वहां बांद्रा में जो है एक मुकदमा दर्ज कराया था और साथ ही साथ इसकी जांच मुंबई पुलिस के साथ साथ एटीएस भी कर रही थी। और जिस तरह से देखिए आज नोएडा से तैयब की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि जो है यूपी के बरेली का रहने वाला है 20 वर्षीय तैयब, उसको जो है जिस तरह से अब आज हिरासत में लेकर तो उसको सूरत कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद उसको मुंबई ले जाकर उससे अहम पूछताछ होगी। हालांकि देखिए अभी जो पूछताछ में जिस तरह से निकल के आया, उसने देखिए धमकी की बात तो उसने कबूली है, लेकिन किसके कहने पे की, किस तरह की, क्योंकि अभी बहुत से खुलासे देखिए आना तो उसमें होने बाकी हैं, क्योंकि लगातार देखिए कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामला था बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से। जिस तरह से सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे, जिशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के लड़के हैं उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था सवाल उठ रहे थे। और ऐसे में लगातार इस तरह की जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो धमकियां हैं वो लगातार देखने को मिल रही थी। पूर्व में भी देखिए देखा गया था ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर व्हाट्सएप के जरिए से देखिए धमकी दी गई थी। हालांकि उसमें भी आरोपी को जो है पकड़ लिया गया था। और जिस तरह से देखिए आज उत्तर प्रदेश में मुंबई पुलिस ने आज जिस तरह से नोएडा से आज तैयब को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार होने के बाद उससे भी बहुत सी चीजें गहनता से पूछताछ हुई। हालांकि देखिए यहाँ पर उसके मोबाइल को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, साथ ही साथ जिस अपने चाचा के यहाँ दिल्ली में रहता था वहां पर एटीएस की टीम मुंबई की वहां पर उनके घर की छानबीन कर रही है, लगातार जांच पड़ताल कर रही कौन कौन इनके साथी थे और किससे राशिद क्या तैयब के जो कि बरेली का रहने वाला है, तो क्या कोई पुलिस की टीम क्या बरेली भी गई है कि उसका पूरा अच्छे से पता लगाया जा सके? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुंबई की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और बरेली के साथ साथ में दिल्ली में भी मुंबई पुलिस यूपी पुलिस के साथ में बरेली में जो इसका आवास है वहां पर भी जो आज जांच पड़ताल कर रही है। और साथ ही साथ अपने चाचा के यहाँ जहाँ रहता था ये दिल्ली की, वहां पर जो है टीमें लगातार उस पूरे मकान को खंगाल रही है। कई चीजें वहां से बरामदगी की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि काफी समय से अपने चाचा के साथ ही रहता था तो घर से ज्यादा ताल्लुकात इसने रखा नहीं था। तो ऐसे में जो इनके चाचा के पास है, जो आसपास की करीबी है, जो इसके दोस्त है, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस अच्छे से तफ्तीश कर रही है और जो भी इसमें जो खुलासा होगा वो भी हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। तो आपको बता दें कि नोएडा से गिरफ्तारी हुई है और उसकी जो पड़ताल, जिसे धमकी दी थी 25 अक्टूबर की शाम को एक मैसेज मिला था जिशान को बांद्रा ऑफिस में, वही वो शख्स है और मुंबई पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इससे पूछताछ करके अहम खुलासे किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेगी, आरोपी को। और आपको बता दें कि इसके पिता टेलरिंग का काम करते हैं और मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है, जहां पर मुंबई पुलिस की एक टीम को वहां भेजा गया है ताकि अच्छे से पड़ताल की जा सके, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। जैसा कि आपको मालूम है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। उसी कड़ी में एक और नोएडा से गिरफ्तारी। तो अमेरिका में चुनाव से ठीक 7 दिन पहले 2 जगहों पर बैलेट बॉक्स में आग लगने की घटना सामने आई है। पहला मामला वॉशिंगटन के वैंकूवर का है, जहां बैलेट बॉक्स में आग लग गई। इसमें जमा हुए सैकड़ों बैलेट पेपर जलकर राख हो गए। बैलेट बॉक्स के जलने की दूसरी घटना ओरेगन के पोर्टलैंड में हुई है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता लगा अभी तक चल नहीं पाया है, उसकी जांच जारी है। चुनाव अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के जरिए आग लगाने वालों का पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सोमवार सुबह 3:30 बजे एक बैलेट बॉक्स में आग लग गई थी। हालांकि ज़्यादातर मतपत्रों को जलने से बचा लिया गया, सिर्फ 3 बैलेट पेपर जल गए। चुनाव अधिकारी टिम स्कॉट ने कहा कि जिन मतदाताओं के बैलेट पेपर जले हैं उनसे संपर्क कर उन्हें नए मतपत्र दिए जाएंगे। वहीं वैंकूवर में जले बैलेट बॉक्स में सैकड़ों मतपत्र जल गए हैं। वैंकूवर में चुनाव निदेशालय की प्रवक्ता लॉरा शेपर्ड ने शनिवार को इस बॉक्स में मतपत्र डालने वाले सभी लोगों से अपने मतपत्र को वेरीफाई करने का अनुरोध किया है। तो आपको बता दें कि अमेरिका में नवंबर में यानी कि अगले महीने वहां पर चुनाव होने हैं और इससे पहले तमाम तरह की जो घटनाएं हैं वो हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमले हो चुके और इस बार अब बैलेट बॉक्स में आग की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसकी जांच लगातार की जा रही है हालांकि पुलिस के द्वारा, और चुनाव आयोग भी वहाँ पर सक्रिय है कि आखिर ये बॉक्स में आग किसने लगाई। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।